आज की इस विस्तृत विश्लेषण और गहन चर्चा में हम विज्ञान के उस बुनियादी पहलू पर बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारे वजूद का आधार है। हम बात कर रहे हैं कार्बन और उसके यौगिकों की। बिल्कुल। ये एक ऐसा विषय है जो मतलब विज्ञान के हर क्षेत्र की नींव है। हाँ, और हमारे पास जो विस्तृत नोट्स और संदर्भ सामग्री है उसका मुख्य मिशन ही यही समझना है कि आखिर एक ऐसा तत्व जो इस पूरी पृथ्वी पर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मौजूद है, वो हमारे जीवन से लेकर ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक कैसे बन गया। एकदम सही। और अगर हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या पर गौर करें तो इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज कार्बन पर ही आधारित है। भोजन हो गया, पहनने के कपड़े, हाँ, कपड़े, जीवन रक्षक दवाइयां या फिर किताबें, सब कुछ, यहाँ तक कि पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीव संरचनाएं और हमारे शरीर का डीएनए भी इसी कार्बन से बुना गया है। यह तथ्य अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। हम अक्सर बुनियादी विज्ञान में कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसके आंकड़े। बिल्कुल, आंकड़े सच में हैरान करते हैं। अगर हम प्राकृतिक भंडार पर गौर करें तो पृथ्वी की भूपरपटी यानी क्रस्ट में खनिजों के रूप में जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला या पेट्रोलियम केवल 0.02% कार्बन मौजूद है। बस इतना ही। और वायुमंडल की बात करें तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसकी मात्रा मात्र 0.03% है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रकृति में इतनी कम मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद संपूर्ण रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान इसी के इर्द गिर्द क्यों घूमता है। इतनी कम हिस्सेदारी फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल। चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं और इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले कार्बन की बुनियादी परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना होगा। हम सभी जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 6 है। और इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पहले अंदरूनी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि रसायन विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि हर तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थिर होना चाहता है, जिसे हम अष्टक या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एकदम सही। तो स्पष्ट है कि कार्बन को भी स्थिर होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि ये 4 का जादुई नंबर कार्बन को एक अजीब सी दुविधा में डाल देता है। एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी या टग ऑफ वॉर। बिल्कुल। कार्बन के पास स्थिर होने के लिए मुख्य रूप से 2 ही विकल्प नजर आते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ी वैज्ञानिक बाधाएं हैं। इसी वजह से ये आयन नहीं बना पाता। तो अगर हम पहले विकल्प की बात करें, मान लीजिए कार्बन किसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल कर लेता है और एक ऋणायन यानी एनायन बना लेता है, तो इसमें वैज्ञानिक रूप से क्या समस्या है? समस्या इसके नाभिक यानी न्यूक्लियस की ताकत की है। कार्बन के नाभिक में केवल 6 प्रोटॉन होते हैं। अब कल्पना की जा सकती है कि 6 प्रोटॉन वाले एक छोटे से नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना पड़े, 2 अंदर और 8 बाहर। हाँ, उन 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा में बांध कर रखना इसके लिए अत्यधिक मुश्किल और अस्थिर हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे किसी छोटी सी कार में क्षमता से दुगने यात्रियों को बैठा दिया जाए। बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? कार्बन अपने बाहरी 4 इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह से त्याग क्यों नहीं देता? धनायन बनने के लिए। हाँ, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन खो दे तो वो एक धनायन यानी कैटायन बन जाएगा। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन वैज्ञानिक स्तर पर ये और भी बड़ी चुनौती है। उन 4 इलेक्ट्रॉनों को उनके आकर्षण बल से खींचकर बाहर निकालने के लिए इतनी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो सामान्य परिस्थितियों में संभव ही नहीं है। बहुत ज्यादा ऊर्जा। और अगर ऐसा हो भी जाए तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ऊर्जा और स्थिरता के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। मतलब न तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना संभव है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन देना। तो फिर कार्बन इस महासंकट से बाहर कैसे आता है? इसका बहुत ही सुंदर और कूटनीतिक समाधान है, साझेदारी या शेयरिंग। शेयरिंग? हाँ, कार्बन ने तय किया कि वो ना तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा और ना ही अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा।
बल्कि वो अपने बाहरी 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे कार्बन परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा करेगा। और इसी आपसी साझेदारी से जो आबंध या बॉन्ड बनते हैं उन्हें रसायन विज्ञान की भाषा में सहसंयोजी आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। बिल्कुल, और इस गहन चर्चा में यह समझना जरूरी है कि केवल कार्बन ही नहीं, प्रकृति में कई अन्य तत्व भी इसी साझेदारी के सिद्धांत पर काम करते हैं। चलिए कुछ बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरणों से इसे समझते हैं। हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। उसे स्थिर होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु पास आते हैं और कहते हैं कि चलो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। एकदम सही। इस तरह उनके बीच एक एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस का एक अणु तैयार हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और चाहिए। इसलिए 2 ऑक्सीजन परमाणु अपने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। चूंकि यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए इनके बीच दोहरा आबंध या डबल बॉन्ड बनता है। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, जिसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे 3 और चाहिए। तो वहां 2 नाइट्रोजन परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके त्रि आबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। ये प्रकृति का बहुत ही बेहतरीन और संतुलित सिस्टम है। बिल्कुल। और इस साझेदारी वाले सिस्टम यानी सहसंयोजी यौगिकों की कुछ अपनी बहुत ही खास विशेषताएं होती हैं। हाँ, जो अक्सर बुनियादी विज्ञान की परीक्षाओं और रोजमर्रा की समझ में बहुत मायने रखती हैं। चूंकि इन अणुओं के भीतर जो परमाणु हैं, वे तो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन एक अणु का दूसरे अणु के साथ जो खिंचाव या अंतराण्विक बल होता है, वो काफी कमजोर होता है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, तो इसका असर क्या होता है? इसका सीधा असर इनके भौतिक गुणों पर पड़ता है। इन यौगिकों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट्स और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम होते हैं। यानी इन्हें पिघलाने या उबालने के लिए बहुत कम ऊर्जा या गर्मी की जरूरत होती है। बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और कोई आयन या चार्ज वाले कण नहीं बन रहे हैं, इसलिए ये यौगिक आमतौर पर विद्युत के बहुत खराब सुचालक यानी कुचालक होते हैं। ये तो हुई कार्बन के बॉन्ड बनाने के तरीके की बात। लेकिन अब हम इस विस्तृत विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो विज्ञान के जानकारों को सबसे ज्यादा हैरान करता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या। हाँ, कार्बन के ज्ञात यौगिकों की संख्या लाखों में है। अगर हम आवर्त सारणी के बाकी सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ मिला भी दें, तो भी अकेले कार्बन के यौगिकों की संख्या उन सबसे कहीं अधिक निकलती है। यही वो बिंदु है जहां कार्बन एक सामान्य तत्व से विज्ञान का सुपरस्टार बन जाता है। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 अद्वितीय विशेषताएं हैं। पहली विशेषता को विज्ञान की भाषा में श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। श्रृंखलन, इसे अगर हम विजुअलाइज करें तो ये वैसा ही है जैसे बच्चों के खेलने वाले लेगो ब्लॉक्स होते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। कार्बन के परमाणुओं में एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने की एक जादुई क्षमता होती है, लेगो ब्लॉक्स की तरह। ये परमाणु एक के पीछे एक जुड़कर एकदम सीधी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, या फिर बीच बीच में से शाखाएं या ब्रांचेस निकाल सकते हैं। हाँ, और तो और ये गोल घूमकर एक वलय या रिंग के आकार की संरचनाएं भी बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां 6 कार्बन परमाणु एक छल्ले के रूप में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी बड़ी विशेषता है कार्बन की चतु संयोजकता या टेट्रावैलेंसी। जैसा कि हमने पहले देखा, कार्बन की संयोजकता 4 है। इसका मतलब है कि कार्बन एक ही समय में 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ हाथ मिला सकता है। 4 दिशाओं में आबंध बनाने की ये क्षमता इसे अनगिनत रूप बनाने की आजादी देती है। बिल्कुल। और एक और बात जो हमारी संदर्भ सामग्री में गहराई से बताई गई है, वो ये है कि कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है। आकार छोटा होने से फायदा ये होता है कि इसका नाभिक साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। एकदम सही। इसलिए ये जो लाखों संरचनाएं बनती हैं, वे हवा के झोंके से टूट नहीं जाती, बल्कि उनके आबंध बेहद मजबूत और स्थायी होते हैं। और इसी सर्वतोमुखी प्रकृति यानी हर रूप में ढल जाने की क्षमता के कारण कार्बन इतने सारे अलग अलग भौतिक रूप धारण कर पाता है, जिन्हें विज्ञान में कार्बन के अपर रूप या एलोट्रोप्स कहा जाता है।
ये अपर रूप इतने अलग होते हैं कि कोई देखकर यकीन ही नहीं कर सकता कि ये सब एक ही तत्व से बने हैं। चलिए इन अपर रूपों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले आता है हीरा या डायमंड। हीरे की चमक और कठोरता से तो हम सभी वाकिफ हैं। हीरे की इस कठोरता का राज उसकी संरचना में है। हीरे में कार्बन का हर एक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ एक त्रिआयामी या 3D नेटवर्क में मजबूती से जुड़ा होता है। एक ताले जैसी संरचना बना लेता है जहां कुछ भी हिल-डुल नहीं सकता। हाँ, इसी मजबूत 3D ढांचे के कारण हीरा प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। और इसके बिल्कुल विपरीत है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल के लीड में होता है। दोनों कार्बन है, लेकिन ग्रेफाइट इतना मुलायम क्यों होता है कि कागज पर रगड़ने से अपनी परतें छोड़ देता है? क्योंकि ग्रेफाइट की बनावट हीरे से एकदम अलग होती है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल या प्लेन पर जुड़ता है, जिससे षटकोणीय या हेक्सागोनल छल्ले बनते हैं। बिल्कुल। और ये छल्ले एक के ऊपर एक परतों के रूप में रखे होते हैं। इन परतों के बीच कोई मजबूत आबंध नहीं होता, इसलिए ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं। यही वजह है कि ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, लेकिन ग्रेफाइट में वो केवल 3 परमाणुओं से जुड़ रहा है। सही पकड़ा। संयोजकता पूरी करने के लिए उन षटकोणीय परतों में कहीं ना कहीं एक दोहरा आबंध बन जाता है। इस संरचना की वजह से ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो इसे विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर बनाते हैं। हाँ, जबकि हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए वो कुचालक है। ये सच में अद्भुत है कि सिर्फ परमाणुओं की व्यवस्था बदलने से पूरा का पूरा पदार्थ ही बदल जाता है। और एक तीसरा अपर रूप भी है, जो विज्ञान के आधुनिक चमत्कारों में से एक है, फुलरीन। हाँ, फुलरीन। इसका आकार तो किसी शानदार वास्तुकला जैसा होता है। इसमें सबसे पहले पहचाना गया रूप C60 था। इसमें कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़कर एक गुंबद या फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। और इसका नाम फुलरीन क्यों पड़ा? क्योंकि ये देखने में बिल्कुल प्रसिद्ध अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद जैसा लगता है। इसीलिए विज्ञान समुदाय ने सम्मान के तौर पर इसका नाम फुलरीन रख दिया। तो कार्बन अपने आप में ही इतना विविधतापूर्ण है। अब जब हम कार्बन की इन लंबी श्रृंखलाओं और आबंधों की बात कर रहे हैं, तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं सामने आती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। बिल्कुल। अगर हम इस रसायन शब्दावली के पीछे के अर्थ को समझें, तो ये दरअसल कार्बन परमाणुओं के बीच मौजूद आबंधों की प्रकृति को दर्शाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। संतृप्त यौगिक या सैचुरेटेड कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होते हैं। ये माना जा सकता है कि इन यौगिकों में कार्बन पूरी तरह से संतुष्ट और रिलैक्स्ड है। उसकी सारी संयोजकता हाइड्रोजन या अन्य तत्वों के साथ एकल आबंध से पूरी हो चुकी है। हाँ, इसलिए ये यौगिक आमतौर पर कम अभिक्रियाशील होते हैं। अगर हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों यानी हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो इन संतृप्त यौगिकों को क्या कहा जाता है? इन्हें एल्कीन कहा जाता है, जैसे मीथेन जिसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, या फिर एथेन जिसमें 2 कार्बन आपस में एकल आबंध से जुड़े होते हैं और बाकी जगह हाइड्रोजन लगे होते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं असंतृप्त यौगिक। नाम से ही पता चलता है कि ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और इनमें अभी और अभिक्रिया करने की गुंजाइश है। बिल्कुल। असंतृप्त यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के बीच कम से कम एक दोहरा आबंध या त्रिआबंध मौजूद होता है। ये आबंध आसानी से टूटकर नए तत्वों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए ये संतृप्त यौगिकों की तुलना में बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। सही कहा। अगर कार्बन कार्बन के बीच दोहरा आबंध है तो उस श्रेणी को एल्कीन कहते हैं, जैसे एथीन, और अगर त्रिआबंध है तो उसे एल्काइन कहते हैं, जैसे एथाइन। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब हम इन कार्बन श्रृंखलाओं को देखते हैं तो एक ऐसा जादू देखने को मिलता है जिसे संरचनात्मक समावयव या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। ये रसायन विज्ञान का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। समावयव का मतलब ये है कि यौगिक को बनाने वाले कच्चे माल की मात्रा तो बिल्कुल समान है, यानी उसका आणविक सूत्र एक ही है, लेकिन उस माल से जो ढांचा या संरचना बनती है वो पूरी तरह से अलग हो सकती है। श्रोताओं के लिए इसे विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। ब्यूटेन का उदाहरण लेते हैं। इसके पास 4 कार्बन परमाणु है
और 10 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब इन 4 कार्बन रूपी लेगो ब्लॉक्स को कैसे जोड़ा जा सकता है? पहला और सबसे सीधा तरीका यह है कि चारों कार्बन परमाणुओं को एक के पीछे एक रखकर एक सीधी लाइन या श्रृंखला बना दी जाए। इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन क्या कुछ और भी किया जा सकता है? बिल्कुल। दूसरा तरीका यह है कि केवल 3 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बनाई जाए और चौथे कार्बन को उस बीच वाले कार्बन के ऊपर या नीचे एक शाखा यानी ब्रांच के रूप में जोड़ दिया जाए। इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन उनके कंकाल या स्केलेटन अलग-अलग हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिर्फ कंकाल के बदलने से उन दोनों यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण भी एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। यही तो कार्बन की खूबसूरती है। अब तक तो हमने मुख्य रूप से केवल कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती की ही बात की है, जहां सिर्फ हाइड्रोकार्बन की दुनिया थी। लेकिन कल्पना करें कि कार्बन की इस लंबी श्रृंखला में बाहर से कोई नया तत्व आकर जुड़ जाए तो क्या होगा? मतलब कोई ऐसा तत्व जो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले ले? हाँ, और विज्ञान में ऐसे बाहरी तत्वों को विषम परमाणु या हेटेरोएटम कहते हैं। ये विषम परमाणु अकेले आ सकते हैं या फिर परमाणुओं के एक समूह के रूप में आ सकते हैं। इन समूहों को रसायन विज्ञान में प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हैलोजन परिवार, जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन आते हैं, ओके। या फिर अल्कोहल समूह, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड समूह। जब ये समूह हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो वे उस पूरी श्रृंखला का बॉस बन जाते हैं। बॉस बन जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। मतलब ये कि कार्बन की श्रृंखला चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे उसमें 2 कार्बन हो या 20 कार्बन, अगर उसमें अल्कोहल का समूह जुड़ गया तो वो पूरा का पूरा यौगिक अब अल्कोहल की तरह ही व्यवहार करेगा। 100%। यौगिक के रासायनिक गुण पूरी तरह से उसी प्रकार्यात्मक समूह पर निर्भर करेंगे। और इसी शक्तिशाली गुण की वजह से विज्ञान में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवस्थित अवधारणा जन्म लेती है, जिसे समजातीय श्रृंखला या होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। हाँ, समजातीय श्रेणी। इसे अगर हम एक सीढ़ी या स्टेयरकेस की तरह सोचें तो शायद समझना आसान होगा। बहुत अच्छा उदाहरण है। समजातीय श्रेणी दरअसल यौगिकों की वो श्रृंखला या परिवार हैं जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। उदाहरण के लिए अल्कोहल का परिवार लेते हैं। इसमें पहला सदस्य मिथेनॉल है, दूसरा एथेनॉल है, तीसरा प्रोपेनॉल है। और इस परिवार का सबसे कड़ा नियम क्या है? नियम यह है कि इस सीढ़ी के हर क्रमिक कदम यानी हर 2 क्रमिक सदस्यों के बीच हमेशा एक निश्चित अंतर होता है। वो अंतर है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का, जिसे हम CH2 इकाई कहते हैं। और अगर हम आणविक द्रव्यमान या वजन की बात करें तो हर कदम पर 14 यूनिट का वजन बढ़ जाता है। हाँ, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, कुल मिलाकर 14 यूनिट। तो जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, यानी समजातीय श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और यौगिक भारी होता जाता है, तो क्या होता है? जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, अणुओं के बीच का आकर्षण बल बढ़ता है। इसका परिणाम ये होता है कि यौगिक के गलनांक और क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। भौतिक गुण बदल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि पूरे परिवार का बॉस यानी प्रकार्यात्मक समूह एक ही है, इसलिए सीढ़ी के हर सदस्य के रासायनिक गुण पूरी तरह से एक समान रहते हैं। ये सारी वैज्ञानिक चर्चा और सिद्धांत बहुत ही अद्भुत है, लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि इस भारी भरकम थ्योरी का हमारे रोजमर्रा के जीवन से क्या लेना देना है। हमारी असल जिंदगी में ये ज्ञान कहाँ काम आता है, यही ना। इसका सबसे बेहतरीन सीधा और रोजमर्रा का उदाहरण है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला साबुन और सफाई का विज्ञान। जब कपड़े धोए जाते हैं तो वहां जो जादुई प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से कार्बन की इसी केमिस्ट्री पर आधारित है। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा माइक्रोस्कोपिक स्तर पर देखते हैं। जब हम कपड़े धोने वाले साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटाशियम लवण होते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं उनकी संरचना एक टैडपोल यानी मेंढक के बच्चे जैसी होती है। इसके 2 सिरे होते हैं और दोनों का पानी के प्रति रवैया एकदम विपरीत होता है। ये बहुत ही रोचक है। एक सिरा पानी से प्यार करता है और दूसरा सिरा पानी से नफरत करता है। बिल्कुल, साबुन के अणु कण जो आयोनिक सिरा होता है, जहां सोडियम या पोटेशियम होता है, वो जलरागी या हाइड्रोफिलिक होता है।
ये सिरा पानी की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होता है। और दूसरा सिरा? इसके विपरीत जो कार्बन की लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होती है। इसका मतलब है कि ये पानी से दूर भागती है, लेकिन ये पूंछ तेल, ग्रीस या मैल की तरफ बहुत आकर्षित होती है। तो जब हमारे कपड़ों पर कोई तेल या मैल का दाग होता है और उसे साबुन के पानी में डाला जाता है तो वहां एक सूक्ष्म युद्ध शुरू हो जाता है। हाँ, एक बहुत ही रणनीतिक युद्ध। जब साबुन के अणु उस मैल के संपर्क में आते हैं तो उन सभी अणुओं की जल विरागी पूंछ तुरंत जाकर उस तेलीय मैल में धंस जाती है और उससे चिपक जाती है। वहीं उनका जो जलरागी आयोनिक सिरा है वो मैल से बाहर की तरफ पानी में तैरता रहता है। और जब हजारों लाखों अणु एक साथ मैल के कण को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो वे गोलाकार गुच्छा या कांटों वाली गेंद जैसी संरचना बना लेते हैं। इसी अद्भुत संरचना को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे मिसेल कहा जाता है। इस मिसेल के ठीक केंद्र में वो जिद्दी तेलीय मैल फंस जाता है। अब चूंकि इस पूरे मिसेल के बाहरी आवरण पर पानी से प्यार करने वाले आयोनिक सिरे हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा मिसेल पानी में बहुत आसानी से घुल मिल जाता है और एक इमल्शन या पायस बना लेता है। बिल्कुल। और जैसे ही पानी से कपड़े को खंगाला जाता है या मशीन घूमती है, वो पानी उन बाहरी सिरों को अपने साथ खींच ले जाता है। और क्योंकि वे सिरे मैल से जुड़ी पूंछ के साथ मजबूती से बंधे हैं तो वो मिसेल उस पूरे मैल को कपड़े से उखाड़कर पानी में बहा ले जाता है और कपड़ा एकदम साफ हो जाता है। ये मिसेल निर्माण की प्रक्रिया कार्बन की लंबी श्रृंखलाओं और उनके व्यवहार का सबसे खूबसूरत और व्यावहारिक उदाहरण है। तो इस पूरी गहन चर्चा और विस्तृत विश्लेषण के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कार्बन केवल रसायन विज्ञान की किताबों में बंद कोई विषय नहीं है। ये हमारे अस्तित्व की हर परत में बुना हुआ है। ये हमारी ऊर्जा का स्रोत है, हमारे डीएनए की रीढ़ है, हमारे उद्योगों का आधार है और हमारे दैनिक जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे कि सफाई का मुख्य सूत्रधार है। और इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक तथ्य छिपा है। वो क्या है? अगर हम आवर्त सारणी को देखें तो कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन की संयोजकता भी कार्बन की तरह 4 होती है। तो क्या सिलिकॉन भी कार्बन की तरह लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है? सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ जुड़कर श्रृंखलाएं बनाता है, लेकिन वे 7 या 8 परमाणुओं से ज्यादा लंबी नहीं हो पाती। अच्छा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिलिकॉन के वे यौगिक अत्यधिक अभिक्रियाशील और बहुत ही अस्थिर होते हैं। वे कार्बन की तरह स्थायी और मजबूत नेटवर्क नहीं बना पाते। ये तथ्य एक बहुत ही गहरा और विज्ञान कथाओं जैसा सवाल खड़ा करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का पूरा आधार कार्बन की यही स्थिरता, उसकी श्रृंखलन क्षमता और चतुसंयोजकता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है, क्या ब्रह्मांड के किसी सुदूर ग्रह पर, जहां का तापमान, दबाव और भौगोलिक परिस्थितियां हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग हों, वहां कोई ऐसा परिस्थितिकी तंत्र या एलियन जीवन हो सकता है जो कार्बन के बजाय पूरी तरह से सिलिकॉन पर आधारित हो? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में प्रकृति के पास जीवन को गढ़ने का कोई दूसरा फॉर्मूला भी मौजूद है?